स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री मंत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे बात हुई थी इफ़को के एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी के पेपर को लेके जो 2020 की वैकेंसी है, उसके जो फॉर्म थे, एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी डेट लगभग सितंबर के लास्ट तक थी। तो उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इफ़को एजीटी का ये जो पेपर है 2020 का वैकेंसी है, इसका जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर दिया होगा। अब इफ़को की तरफ से कभी भी ऑफिशियली इसके एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो आ सकती हैं। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में अपने को वो चीज़ों को ध्यान में रखना है जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको क्या पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है और कैसे सब कुछ मैनेज करना है, क्योंकि टाइम को देखते हुए आपका टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल पेपर के सीरीज़ को लेके हमने आपसे एक बात कही थी कि इफ़को एजीटी के पेपर्स के होने के पहले पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट के ऐसे क्वेश्चंस करा देंगे, प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस करा देंगे जो या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके फ्यूचर में, यानी कि आपके एग्ज़ाम 2020 के एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। क्योंकि एग्ज़ामिनर कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट्स को ऐसे पकड़ता है और वहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनाता है, जैसे कि 4 से 5 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से बना दिया। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं सभी को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। द बेस्ट सॉयल स्ट्रक्चर फॉर फेवरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज इज, यानी कि ऐसी कौन सी मृदा संरचना होती है जिसमें जो भौतिक गुण होते हैं मृदा के वो सबसे बेहतरीन या उम्दा पाए जाते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। और फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रम्बी एंड ग्रैनुलर। जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल स्ट्रक्चर यानी कि मृदा संरचना का वर्गीकरण पढ़ते हैं हम, तो वहाँ पे हम 3 कैटेगरीज पाते हैं। एक टाइप के बेसिस पे, दूसरा क्लास के बेसिस पे और तीसरा ग्रेड के बेसिस पे। तो जब टाइप के बेसिस पे हम मृदा संरचना की स्टडी करते हैं, सॉयल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे एक हमें टाइप देखने को मिलता है, एक सॉयल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? स्फेराइडल टाइप। और स्फेराइडल टाइप में दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक आता है क्रम्बी और एक आता है ग्रैनुलर। तो क्रम्बी और ग्रैनुलर दोनों टाइप के सॉयल स्ट्रक्चर में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण होते हैं मृदा के, वो सबसे बेहतरीन होते हैं। तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम एंड बोरान आर जनरली ऑब्जर्व ऑन। अगर पौधे में, फसल में अगर कैल्शियम और बोरान के जो कमी के लक्षण होते हैं, उसकी अगर बात करें कि सबसे सर्वप्रथम कहाँ पे वो परिलक्षित होते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं, तो गाइज जो टर्मिनल बर्ड्स की जो यंग लीव्स होती हैं, ठीक है, टर्मिनल बर्ड्स की जो नवोद्भिद पत्तियाँ होती हैं, वहाँ पे सबसे पहले जो है पूरे पौधे में कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो गाइज, सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स देखिए, आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन होने हैं, टाइम आपको मिलेगा सिर्फ 1 घंटे का, जो पलक झपकते ही निकल सकता है। ऐसे में क्या करना है आपको, माइनस मार्किंग तो चूँकि है ही नहीं, तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और जितना जल्दी हो सके, जितनी स्पीड में आप कर सकें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको स्पीड के साथ साथ आपको फैक्ट्स भी बताते चलें और आपके क्वेश्चंस भी कराते हुए चलें। जितने भी साथी नए जुड़ चुके हैं वो जल्दी से सेशन को हमारे लाइक कर दीजिए और अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हमारा सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात, ऐसे ही सेशन फ्यूचर में हम बहुत ही जल्द जल्द लाने वाले हैं। तो चैनल को जितने लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डाई अमोनियम फास्फेट कंटेंट्स, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि डीएपी जो होता है उसमें नाइट्रोजन की और P2O5 की मात्रा कितनी होती है। तो गाइज़, ये बहुत ही आपको ईजियर क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इसमें लगभग 18% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है और लगभग 46% P2O5 की मात्रा होती है। अगर डीएपी की फार्मूले की बात करें तो NH4 का होल ट्वाइस HPO4 जो है इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। और डीएपी जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट वाइडली यूज्ड की जाने वाली फास्फोरस फर्टिलाइजर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, खैरा डिजीज ऑफ पैडी इज मेनली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि धान की जो खैरा रोग है, खैरा बीमारी है, वो मुख्यतः किस एलिमेंट की, किस न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली एक बीमारी है। तो गाइज, मैं आपको डिस्कस किया था जब पैथोलॉजी के सेशन में, तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि खैरा बीमारी जो है वो जिंक की कमी से होने वाली एक बीमारी है। और अगर इसके कंट्रोल मेजर या मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 5 kg ZnSO4 और उसके साथ ही साथ 2.5 kg लाइम के साथ मिलाकर हम अगर स्प्रे कर दें पर हेक्टेयर के हिसाब से नर्सरी के टाइम में, तो हमें इस रोग से निजात मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली बट डू नॉट हैव इंटर कंपटीशन इफेक्ट। प्रायः पौधों में देखा जाता है कि आपसी कुछ इंटरेक्शन होते हैं, ऐसे इंट्रक्शन होते हैं जिसमें जो हमारी क्रॉप होती हैं उनको लगाने से, क्रॉप के श्रृंखला को लगाने से हमारी जो ईल्ड है वो कम ही प्लॉट में यानी कम ही फील्ड में अधिक से अधिक पोटेंशियल ईल्ड दे सकती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी फसलें होती हैं, क्रॉप होती हैं जिसको हम साथ में लगाते हैं बट उनके बीच में इंटर कंपटीशन इफेक्ट नहीं होता है। तो गाइज़ ऐसे फसलों को क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैरेलल क्रॉप्स जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पैरेलल क्रॉप्स या फिर जिन्हें समानांतर फसलें भी कहते हैं। समानांतर फसलों में अंतर प्रतियोगिता यानी कि इंटर कंपटीशन नहीं पाया जाता है। ये ऐसे फसल होते हैं जो एक ही समय पर एक ही भूमि पर यानी कि सेम लैंड पर जो होते हैं लगाए जाते हैं, कब, कैसे, पैरेलल डिस्टेंस में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद इनकी जो ग्रोथ हैबिट होती है वो डिफरेंट होती है और इसके बावजूद ये अपना ईल्ड जो है वो फुल पोटेंशियल यानी कि पूरी पैदावार अपने देते हैं। और अगर कंपेनियन क्रॉप्स की बात करें तो कंपेनियन क्रॉप्स ये फील्ड के मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन के लिए लगाई जाती हैं। जैसे कि अगर लेट्यूस को हम टमाटो के फील्ड में लगा दें तो वो हमारी कंपेनियन क्रॉप में आएगी, उसे हम कंपेनियन क्रॉप कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द जर्मिनेशन इन विच द प्लूमूल इज पुश्ड अपवर्ड एंड कॉटिलेडन रिमेन्स इनसाइड द सॉइल इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे अंकुरण के बारे में पूछा गया है, तो आपको गाइज याद होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं तो लगभग दो बेसिकली हम मेन टाइप पढ़ते हैं जर्मिनेशन की। एक पढ़ते हैं हाइपोजियल और दूसरी पढ़ते हैं एपीजियल। एपीजियल को हम जो है भूमियोपरिक और हाइपोजियल को जो है हम अधोभूमिक अंकुरण भी कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लूमूल का पार्ट जो है वो भूमि के ऊपर आ जाता है और कॉटिलेडन जो है वो मृदा के नीचे ही यानी कि ग्राउंड लेवल के नीचे ही बना रहता है। तो किस टाइप में पाया जाता है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि हाइपोजियल टाइप का जो जर्मिनेशन होता है यानी कि अधोभूमिक टाइप का जो अंकुरण होता है उसमें ये घटना पाई जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे मक्का, राइस और पी या फिर मैंगो, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हाइपोजियल जर्मिनेशन के। और एपीजियल जर्मिनेशन की बात करेंगे तो इसमें कॉटिलेडन भी ऊपर आ जाता है। और एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो जैसे बीन हो गया, कपास की फसल हो गई, और ठीक है इस तरह के फसल जो होते हैं वो एपीजियल जर्मिनेशन को शो करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिमिक्री वीड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो मिमिक्री वीड का एक उदाहरण है। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी यानी कि फाइलोरिस माइनर इन वीट क्रॉप जो है यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर होगा। मिमिक्री वीड से क्या मतलब होता है, यानी कि ऐसे खरपतवार या ऐसे फसल जो हमारी मेन जो क्रॉप होती है, मुख्य फसल होती है, उनसे उनकी कुछ विशेषताएं मिलती हैं। जैसे पत्तियों का रंग, फल की साइज़ जो है, पत्तियों का साइज़, फल का साइज़ ये मैच कर सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कुछ विशेषताएं उनसे मैच करती हैं, ग्रोथ पीरियड मैच कर सकता है। तो इस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनको हम मिमिक्री वीड या फिर एक और नाम दिया जाता है वेविलोवियन मिमिक्री वेविलोवियन वीड भी कहा जाता है इनको। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। और फेलोरिस माइनर की बात करेंगे तो इसको गेहूं का मामा के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन द ऑर्चार्ड बाय द सिस्टम, यानी कि बगीचे की जो रोपण प्रणालियाँ होती हैं उनमें ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट क्रॉप को एक समय पे लगा सकते हैं। तो गाइस हेक्सागोनल टाइप यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हेक्सागोनल टाइप की हमारी या फिर जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सिस्टम भी कहते हैं, वो जो होता है सबसे ज़्यादा उसमें फ्रूट प्लांट लगाए जा सकते हैं। अगर ऑर्चार्ड सिस्टम की बात करें, हम वहाँ पे प्लांटिंग सिस्टम की बात करें ऑर्चार्ड में, तो लगभग 7 प्रकार के हमें अलग अलग सिस्टम देखने को मिलते हैं। जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, डायगोनल या फिर और ट्राइंगुलर, कंटूर और फ्री स्टाइल, और साथ ही साथ हेक्सागोनल। तो ये 7 प्रकार के अलग अलग हमें सिस्टम ऑफ प्लांटिंग देखने को मिलते हैं ऑर्चार्ड में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फ्रूट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी, ऐसा कौन सा फल है जिसे भारतीय करौंदा के नाम से जाना जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो गाइज़ आपको ये क्वेश्चन जब आकाश सर ने अपने हॉर्टिकल्चर की क्लास ले रहे थे तो उस समय आपको बताया हुआ था जो फ्रूट्स के कॉमन नेम होते हैं, जो स्पेशल नेम होते हैं उसके बारे में। तो आपको वहाँ से भी अच्छी डिटेल मिल सकती है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी
यानी कि आंवला जो है उसे इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है, जिसे एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस कहते हैं। बॉटनिकल नेम जो है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। फैमिली की अगर बात करेंगे तो कौन सी फैमिली है गाइस? यूफोर्बिएसी। कौन सी फैमिली है? यूफोर्बिएसी। और इसे एक और नाम से जाना जाता है मलाका ट्री। ठीक है, मलाका ट्री। अगर बेर की बात करें तो बेर को गरीबों का फल भी कहा जाता है, गरीब लोगों का फल कहा जाता है, या फिर पुअर मैन्स फ्रूट भी कहा जाता है। और गुआवा तो आप जानते ही हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पे स्थापित है, ये आपको बताना। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये बेनिफिशियल जो हमारा सेशन है वो सब तक पहुंच जाए। अभी तो ये सिर्फ एजीटी का पार्ट 1 है। 150 क्वेश्चन को हम डील करेंगे, और अभी बाकी के 100 क्वेश्चन आने बाकी हैं, तो उसे भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। तब तक आप इस सेशन को एंजॉय करिए। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो है वो स्थित है कहाँ पे? बीकानेर, राजस्थान में। आपको पता होना चाहिए बीकानेर, राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। द रेशियो ऑफ मार्केट आउटपुट टू मार्केट इनपुट रिफर्स टू, यानी कि मार्केट आउटपुट और मार्केट इनपुट का जो अंतर होता है, जो रेशियो अनुपात होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्केटिंग इफिशियंसी, विपणन दक्षता कहते हैं। ठीक है, मार्केट आउटपुट और मार्केट इनपुट के अनुपात को। प्राइस स्प्रेड से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो प्राइस स्प्रेड क्या है ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइस स्प्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो ये इसका जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? मूल्य विस्तार या फिर प्राइस स्प्रेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच विटामिन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो वर्क एज प्लांट हार्मोन, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है इनमें से जो प्लांट हार्मोन के रूप में भी काम करता है, पौधे हार्मोन के पादप हार्मोन के रूप में भी काम करता है? तो गाइज विटामिन सी जो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। विटामिन सी जो है पादप हार्मोन के रूप में भी काम करता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जो नॉन एसेंशियल होता है? तो गाइज इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ग्लाइसिन जो है वो एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के कैटेगरी में आता है। और बाकी के तीनों जो हमारे एमिनो एसिड दिए गए हैं, यानी कि मेथियोनिन, लाइसिन और ट्रिप्टोफान, ये तीनों के तीनों एसेंशियल एमिनो एसिड के कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात हो गई 13 क्वेश्चंस की। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन उत्तर प्रदेश ब्रैकिस ग्राउंड वाटर्स आर अ मेनेसिंग प्रॉब्लम इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ब्रैकिस ग्राउंड वाटर की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि नून खरा भूमिगत जल की समस्या देखने को मिलती है, जहां पे जो सैलिनिटी होती है वो फ्रेश वाटर की तुलना में ज़्यादा होती है, बट सी वाटर यानी कि समुद्री जल की तुलना में कम होती है। तो गाइज ब्रैकिस ग्राउंड वाटर का मतलब यही होता है। और अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो जो हमारा मथुरा वाला बेल्ट है, मथुरा वाला जो ज़िला है, मथुरा ज़िला है, वहाँ पे ये समस्या बहुत ही ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ FYM इन विच स्टेट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है फार्म यार्ड मैन्योर, यानी कि गोबर की खाद का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो गाइज़ आपको पता होना चाहिए, जो कर्नाटका राज्य है हमारा, कर्नाटका जो है वो FYM के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा योगदान कर्नाटका राज्य का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। NK30 इज़ अ वेराइटी ऑफ, पूछा गया है क्वेश्चन में कि NK30 जो है वो किस फसल की एक उन्नत किस्म है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो गाइज़ मेज की, यानी मक्का की, ऑप्शन नंबर सी, मेज की जो है NK30 एक बहुत ही उन्नत वेराइटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ सनफ्लावर, सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थल किसे माना जाता है? गाइज उत्पत्ति स्थल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ओरिजिन प्लेस कभी पोटैटो का पूछा जाता है, कभी वीट या पैडी का पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का। तो आपको गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अमेरिका जो है वो सनफ्लावर का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बनाना इज़ एन इंडिकेटर प्लांट फॉर डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ, देखिए इंडिकेटर प्लांट जो है बनाना वो किसकी डिफिशियंसी को शो करता है मृदा में? देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, किसी तत्व की मृदा में कमी को जो है इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं, ऐसे जो फसल होती हैं, उसको हम इंडिकेटर प्लांट या फिर सूचक
प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और बनाना की अगर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम। बनाना जो है, केला जो है, वो मृदा में पोटेशियम की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा आलू हो गया, कपास हो गया, तो ये भी हमारे पोटेशियम की कमी को दर्शाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को जो अगर दर्शाने वाले फसलों की बात करें, इंडिकेटर प्लांट्स की बात करें, तो जैसे मेज या फिर सोरगम। और फास्फोरस के अगर इंडिकेटर प्लांट्स की बात करें तो जैसे कि टमाटो। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट जो है इंडिकेटर प्लांट्स कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन्वर्स ईल्ड नाइट्रोजन ला वाज प्रपोज्ड बाई। इन्वर्स ईल्ड नाइट्रोजन ला किसके द्वारा दिया गया था? तो गाइस जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि विल्कॉक्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इन्वर्स ईल्ड नाइट्रोजन ला दिया था। कब दिया था? 1929 में दिया था। सॉइल साइंस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन पार्ट, जहाँ पे आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री और इंडिपेंडेंस के टाइम की हिस्ट्री किसकी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इन्वेंट्स हुए थे वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने ही बनने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट वेराइटी ऑफ मस्टर्ड डेवलप्ड बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक्स इन इंडिया वाज। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की पहली कौन सी ऐसी किस्म थी, किसकी, मस्टर्ड की, जो ऊतक संवर्धन के द्वारा तैयार की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, और वो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बायो 902। ये ऊतक संवर्धन के द्वारा तैयार होने वाली फर्स्ट वैरायटी है मस्टर्ड की अपने भारत में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ FYM बाई ट्रेंच मेथड वाज गिवन बाई, यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि गोबर की खाद का जो प्रिपरेशन है उसकी जो ट्रेंच विधि है वो किसके द्वारा दिया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो गाइस जब FYM के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो 3 मेथड आते हैं पढ़ने को। एक आता है पिट मेथड, एक आता है ट्रेंच, और तीसरा आता है हिप मेथड। तो यहाँ पे ट्रेंच मेथड जो है वो हमारे जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि CN आचार्य सर ने जो है वो ट्रेंच मेथड को बताया था FY प्रिपरेशन के लिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, गेस्टेशन पीरियड पूछा जा रहा है गोट्स के केस में, यानी कि गर्भावधि की बात हो रही है यहाँ पे। तो लाइव स्टॉक से आपको गर्भावधि और उसके साथ ही साथ अन्य जितने भी आप लाइव स्टॉक में एनिमल्स पढ़ते हैं उन सभी के आपको ब्रीड्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं। कौन सी जो हमारी ब्रीड है वो इंटरनेशनल है, कौन सी नेशनल है, ठीक है, दुधारू कौन सी है, कार्यवाही कौन सी है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गर्भावधि पूछी गई है किसकी, बकरियों की। तो बकरियों की जो गर्भावधि होती है वो लगभग 145 से 153 दिन की होती है। और एग्जाम्पल की अगर बात ऑप्शन में अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 150 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से काऊ में जो है 289 से 292 यानी कि 279 टू 292 डेज़ की जो होती है गेस्टेशन पीरियड मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेज़र ह्यूमिडिटी इज़, यानी कि पूछा जा रहा है कैसे कौन सा यंत्र है जिससे हम आर्द्रता को है जो है मापते हैं। तो आर्द्रता को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है गाइस, उसे ध्यान रखना है आपको, हाइग्रोमीटर कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो क्रेस्कोग्राफ भी पूछा जाता है किस लिए यूज होता है, तो जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसको मापने के लिए, उसका मेजर करने के लिए हम क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। When different products are interdependent or interrelated, the principle is known as, यानी कि उत्पाद, जब कई सारे उत्पाद आपस में इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, या फिर इंटररिलेटेड, या फिर मतलब कहने का मतलब ये है या तो एक दूसरे पर आश्रित हों या एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कि कृषि अर्थशास्त्र में इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यसी मैम के आपके लेक्चर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उन्होंने डिस्कस करते समय बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था। तो प्रोडक्ट जो रिलेशनशिप होती है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट या फिर इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ हियर विल बी द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन की बात करेंगे तो पंचायती राज सिस्टम स्टार्टेड विद द रिकमेंडेशन बाय विच कमेटी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस समिति के सिफारिशों के बाद, किस समिति के सिफारिशों के बाद यानी कि रिकमेंडेशन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था भारत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया है ताकि आपको इससे ये भी अंदाज़ा लग सके कि पिछले साल क्या पूछा गया था, पिछले पेपरों में क्या पूछा गया था, और आप उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन को सेव दे सको।
ठीक है, पता चले आप पढ़ कुछ और रहे हो और एग्ज़ाम में पूछा कुछ और जा रहा है। तो मेरा पूरा कोशिश है कि आपको वो चीज़ें बताई जाएँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ यहाँ पे मैं बहुत स्पीडली लेके चल रहा हूँ, उसके पीछे जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि आपका पेपर 1 घंटे का है और आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो ऐसी ही स्पीड आपको भी लेके चलनी है। मैं फिर भी आपको कुछ मेजर फैक्टर्स बताते हुए चल रहा हूँ, मेजर पॉइंट्स बताते हुए चल रहा हूँ, फैक्ट्स बताते हुए चल रहा हूँ। अगर आपको इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन यहाँ शेयर होंगे, डिस्कस होंगे, अगर फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि कोई भी क्वेश्चन ना बचे, कोई भी डाउट ना बचे आपके मन में, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे एग्री मंत्रा के ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाके ऋषि शर्मा के नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको मिल जाऊँगा और आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप वहाँ बेफिक्र होके मुझसे वो डाउट्स आपने क्लियर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था की जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो बलवंत राय मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, वो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विथ रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एवरेज प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में ये है कि अगर कृषि अर्थशास्त्र के नियमों की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि हमारा जो सीमांत उत्पाद होता है वो इंक्रीज़ होता है, वो बढ़ता है, तो औसत उत्पाद पे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि औसत उत्पाद पे क्या रिजल्ट आता है, वो घटता है, बढ़ता है, या फिर कांस्टेंट बना रहता है, या जीरो रहता है। तो गाइस, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी उसकी बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ दिस हर्बिसाइड इज़ यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स इन जीरो टिलेज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जीरो टिलेज में वीड्स यानी खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सी हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पैराक्वाइट यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो पैराक्वाइट होता है सबसे बेस्ट हर्बिसाइड माना जाता है जीरो टिलेज में वीड्स यानी खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, पीडीएम 11 इज़ अ वेराइटी ऑफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पीडीएम 11 जो है वो किस फसल की एक किस्म है। तो आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूंग की जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ज़्यादा उन्नत किस्म है पीडीएम 11। आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आपको वेराइटीज़ भी सारे एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स की याद करके जाना है जो बहुत ही फेमस है अपने आप में। कोई अपने ईल्ड के लिए फेमस है, कोई अपने ससेप्टिबिलिटी के लिए फेमस है, कोई अपने एडाप्टेबिलिटी के लिए फेमस है। तो ऐसे सारे फेमस चीज़ों को आपको याद करके जाना है वैरायटीज़ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉयल इज़ वेरी लो इन केस ऑफ। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मृदा की जो द्रव चालित प्रवाहिता होती है यानी कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है वो किस प्रकार की मृदा में सबसे कम होती है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एल्कली सॉयल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, एल्कली सॉयल्स में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो होती है मृदा की वो सबसे कम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी ऑन 2 अक्टूबर 2020 लॉन्च्ड अ कॉल सेंटर फॉर अ डेयरी फार्मर्स। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, जिसने 2 अक्टूबर सन 2020 यानी कि इसी साल एक कॉल सेंटर लॉन्च किया है डेयरी फार्मर्स के लिए। उस कॉल सेंटर का नाम क्या दिया गया है ये आपको बताना है। तो आपको सौरभ सर की क्लास में, करंट अफेयर की क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूँकि करंट की बात है तो करंट से भी आपको 3-4 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने ही मिलने हैं। तो करंट से भी आपको अच्छी पकड़ आपको बना के जानी पड़ेगी एग्जाम में। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशु मित्र। पशु मित्र जो है उस कॉल सेंटर को नाम दिया गया है जो डेयरी फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर 2020 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड इज। इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड यानी कि सूक्ष्मजीवी कीटनाशक के संबंध में गलत है। तो जो हमारा सूक्ष्मजीवी कीटनाशक होता है वो पैथोजन के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल रेसिड्यू, यानी कि कोई हानिकारक रेसिड्यू भी नहीं देता, उससे फ्री होता है। तो गाइस, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, हार्मलेस फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट, ये हमारा जो है गलत कथन है। किसके लिए? माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के लिए। बट इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मलेस फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच वेराइटी ऑफ मूंग टेक्स शॉर्टेस्ट पीरियड टू मेच्योर। अगर मूंग फसल की बात करें तो लगभग जो मूंग की फसल होती है वो लगभग 75 से 85 दिन में
के तैयार हो जाती है पूरी तरह से हमारे फील्ड में। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी वैरायटी है जो सबसे कम समय में परिपक्व होकर तैयार हो जाती है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही फेमस वैरायटी SML 668 के बारे में। ये जो हमारी किस्म है, मूंग की किस्म है, बहुत ही उन्नत किस्म है और लगभग 60 दिनों का समय लगता है फसल को पकने में। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अ सॉयल हैविंग बल्क डेंसिटी ऑफ 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड पार्टिकल डेंसिटी 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द पोर स्पेस इन परसेंटेज विल बी। यहाँ पे बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी सॉइल की दी हुई है और पोर स्पेस यानी कि पोरोसिटी आपसे पूछी जा रही है। तो गाइस पोरोसिटी का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, 1-BD/PD होता है, 1/BD/PD होता है। फिर भी अगर आपको कोई किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन बनता है, आप टेलीग्राम पे आइए, ऋषि शर्मा के नाम से मुझे सर्च करिए, मैं आपको ग्रुप में मिल जाऊंगा। आप अपने सारे क्वेश्चन, अपने सारे डाउट्स वहाँ पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले में जब हम दिए गए मान को रखेंगे, दिए गए वैल्यूज़ को रखेंगे, तो लगभग जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50 आएगा। तो 50% या हमारी जो पोर स्पेस होगी वो सॉइल में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एमएलओस, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी रोग है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो माइकोलाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म से जो है वो होती है। तो गाइज इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन, जिसे गन्ने का घासी रोग भी कहा जाता है, ये जो बीमारी है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 इज जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सीड सैंपल इज 90% एंड प्योरिटी इज 80%, व्हाट विल बी द रियल वैल्यू। यहाँ पर बीज की रियल वैल्यू की बात हो रही है और गाइज एक फार्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं रियल वैल्यू निकालने के लिए बीज की, वो होता है सीड परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंटेज अपॉन 100। और यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे सारी चीज़ों की तो लगभग 72% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि एवापोरेशन लॉसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर अंडर, यानी कि किस प्रकार के टिलेज में, किस प्रकार की कर्षण क्रिया में जो है वो एवापोरेशन की दर सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो गाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जीरो टिलेज। जीरो टिलेज में सबसे ज़्यादा एवापोरेशन लॉस होता है वाटर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट स्प्रेड फास्ट अंडर द कंडीशन ऑफ, यानी कि मूंगफली की जो टिक्का बीमारी होती है, टिक्का डिजीज़ होती है, यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना है एग्ज़ाम के लिए। पैथोलॉजी से कि पैथोजन कौन सा है, उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है तो कौन सा है, ठीक है, उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट अगर कोई कंडीशन है तो कौन सा है, ये आपको बहुत ही क्लियरली पैथोलॉजी से पढ़ के जाना है। और सेम चीज़ आपको एंटोमोलॉजी में भी करना है, कौन सा जो पेस्ट है वो किस के लिए ज़िम्मेदार है, क्या क्या नुकसान करता है, ठीक है, उसका होस्ट प्लांट कौन सा है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एंटोमोलॉजी के लिए। उसका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं। तो अगर टिक्का डिजीज़ की बात करेंगे तो जब वातावरण में लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि कम तापमान और अधिक जो आप सापेक्षिक आर्द्रता होती है, तब टिक्का डिजीज़ जो है उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है और वो बहुत तेज़ी से जो है पूरे फील्ड में फैल जाती है। इसको एक और नाम से जानते हैं टिक्का डिजीज़ को। टिक्का डिजीज़ को हम लीफ स्पॉट भी कहते हैं ग्राउंड नट का। और जो पैथोजन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कॉज करते हैं, वो सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ये दोनों पैथोजन जो है इसमें कॉज करते हैं डिजीज़ को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। What is the minimum support price MSP for wheat crop for Rabi season 2021 and 22? अभी कुछ दिनों पहले ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बताई गई थी हमारे रबी सीजन की क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ से आपके करंट में पूछा जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो जितने भी क्रॉप्स की एमएसपी बताई गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो अगर 2021-22 के रबी सीजन में वीट क्रॉप के अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर बात करें तो लगभग 1975 रुपये जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। 1975 रुपये पर कुंटल जो है वो इस बार एमएसपी रखी गई है 2021-22 किसके लिए, वीट क्रॉप यानी गेहूँ की फसल के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म is benefited and other remain unaffected is called as।
पौधों के बीच, पादपों के बीच या फिर इंडिविजुअल्स के बीच, ऑर्गेनिज्म के बीच कुछ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पाए जाते हैं, कुछ आपसी संबंध पाए जाते हैं। कभी कभी इन संबंधों में दोनों जो इंडिविजुअल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें दोनों को बेनिफिशियल होता है, एक दूसरे से आसानी होती है, बेनिफिट होता है, और कभी कभी दोनों को दिक्कत होती है, या और किसी किसी केस में एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है। तो गाइज इस जो इंटरेक्शन होती है, ये ऐसी जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है, इसको क्या कहा जाता है? कमेंसलिज्म। ठीक है, कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिज्म को नुकसान होगा, म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कमेंसलिज्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, रेटिंग इन जूट इज़ बेस्ट डन एट द टेम्परेचर ऑफ, यानी कि यहाँ पे जूट की जो सड़ान प्रक्रिया होती है, रेटिंग होती है, वो किस टेम्परेचर में सबसे बेस्ट होती है? यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो जूट में सड़ान की प्रक्रिया सबसे बेहतरीन होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मल्चिंग मटेरियल्स आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू, मल्चिंग की जो प्रक्रिया होती है वो इवेपोरेशन को रिड्यूस करने के लिए होती है, सही है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होती है, सही है। वीड कंट्रोल करने के लिए होती है, सही है। बट फर्टिलिटी से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। तो मल्चिंग मटेरियल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में इनका कोई योगदान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन वेरीज, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पे जो डीजल इंजन की ऊष्मीय दक्षता होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो डीजल इंजन की जो ऊष्मीय दक्षता होती है वो लगभग 30 से 35% मानी जाती है, और अगर ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर टिक करेंगे तो लगभग 32 से 38%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, इन प्लांट्स बकलिंग, पकरिंग एंड ब्लिस्टरिंग सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि पौधों में जब कोई रोग हो जाता है तो उस रोग के दौरान, उस रोग के कारण से बकलिंग, पकरिंग एंड ब्लिस्टरिंग जो लक्षण होते हैं वो किस पैथोजन के कारण दिखाई देते हैं, प्रदर्शित होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो वायरसेस होते हैं वो बकलिंग, पकरिंग एंड ब्लिस्टरिंग सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, सल्फर कंटेंट इन प्योर जिप्सम, यहाँ पर जिप्सम में जो सल्फर की मात्रा होती है, जो कंटेंट होता है, वो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको जिप्सम का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। CaSO4.2H2O जो है इसका केमिकल फार्मूला होता है, और अगर सल्फर कंटेंट की बात करें तो लगभग 23%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। 23% जो है सल्फर कंटेंट पाया जाता है जिप्सम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हाउ मच प्रीमियम रेट इज़ फिक्स्ड फॉर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी और खरीफ क्रॉप के लिए कितना प्रीमियम रेट या कितना प्रीमियम दर जो है वो फिक्स किया गया है। जब आपकी स्कीम्स की सेशन आई हुई थी तो वहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सहित कई सारे स्कीम्स आपको बताए गए हैं, पढ़ाए गए हैं सेशंस में। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि 1.5% एंड 2%, 1.5% रबी के लिए और 2% खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम रेट फिक्स की गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। इसके बाद अगले क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। 46, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस सन में हुई थी? जब आपकी एंटोमोलॉजी के सेशन चल रहे थे उस टाइम में भी ये क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ था, डिस्कस किया गया था। तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है गाइस वो 1939, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रनर्स इज़ अ कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन, यानी कि जब वानस्पतिक प्रवर्धन की बात करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हम कमर्शियली प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, तो उनमें से एक स्ट्रक्चर होता है रनर्स, और रनर्स का जो इस्तेमाल है वो स्ट्रॉबेरी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टेम्सवर्थ इज़ अ ब्रीड ऑफ, यहाँ पे टेम्सवर्थ ब्रीड जो है पूछी जा रही है कि इनमें से किसकी ब्रीड है टेम्सवर्थ। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेम्सवर्थ जो है वो पिग की, सुअर की एक ब्रीड होती है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि एनिमल
हस्बेंड्री से और लाइव स्टॉक से आपको ब्रीड बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन सी ब्रीड और किस पर्पज़ के लिए यूज होती है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको पेपर में मिल जाएगा 2 से 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पंजेंसी ऑफ अनियन इज़ ड्यू टू, यानी कि प्याज में जो पंजेंसी होती है, जो तीक्ष्णता होती है, वो किसके कारण होती है, किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फ़र कंपाउंड्स के द्वारा, सल्फ़र कंपाउंड के कारण उसकी उपस्थिति होने की वजह से प्याज में जो है पंजेंसी आ जाती है। ठीक है, उसकी वजह से कभी कभी रोना भी आ जाता है लोगों को प्याज काटते समय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड्स ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू के आइसोलेशन डिस्टेंस की अगर बात करें, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के समय में आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन के लिए, पोटैटो के लिए जो है परफेक्ट मानी जाती है। ठीक है, तो ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एफको एजीटी 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ इसका पहला पार्ट लाया है जिसमें 50 क्वेश्चन इंक्लूड थे। अभी 100 क्वेश्चन आने बाकी हैं, तब जाके हमारा पूरा एक पेपर कंप्लीट होगा और ये पूरा पेपर आपको 1 घंटे में करना है। स्पीड के लिए मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही होगी मेरी ज़रूर, क्योंकि 1 घंटे में आपको भी 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो पूरे एग्ज़ाम की फीलिंग लेके आप पूरा सेशन को देखिए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तभी आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, लाइक करिए अगर सेशन पसंद आया हो, नहीं आया हो डिसलाइक भी करिए, दोनों चीज़ें हमें मोटिवेट करेंगी। आप लाइक करेंगे तो हम काम अच्छा करेंगे, अगर आप डिसलाइक करेंगे तो काम हम और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। और कमेंट अपने वैल्यूबल और जेन्यून कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें लग पाए कि आप क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे, और उसी के हिसाब से फिर हम आगे फर्दर और मेहनत करके, हार्डवर्क करके आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सेशन लाते रहेंगे। इन सारे 50 क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट बनता है, आप टेलीग्राम पे आइए, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैट बॉक्स कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में आप देखते रहिएगा, अपने क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते रहेंगे। जो लोग प्रीमियर के बाद देखेंगे वो लोग क्या करेंगे, या तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं सीधे आके। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की सीरीज़ होगी वो बहुत ही जल्द आएगी। तो अपने आप को अलर्ट रखिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन को लेकर टेलीग्राम पे पूछिए, आप पर्सनली बात कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।